हेलो एवरीवन, दिस इज अभिजीत बैनर्जी। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें बात करेंगे इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में। किस तरह से भारत में कास्ट सिस्टम का शुरुआत हुआ और धीरे धीरे ये कास्ट सिस्टम किस तरह से भारत के पॉलिटिक्स के साथ जुड़ गया, किस तरह से कास्ट में सेग्रीगेशन शुरू हुआ, एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ, इनके पीछे कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी था क्या नहीं, किसी तरह से कोई राजाओं का रोल था क्या नहीं, क्या ब्रिटिश पीरियड में कास्ट सिस्टम कितने ज़्यादा प्रिविलेंट हुआ, ये सारे चीज़ आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अभी तक जितना डाटा हमारे पास है, इसके अकॉर्डिंग ये जो भारत में कास्ट सिस्टम है, इसकी शुरुआत जो हुआ था ये ऋग्वेद के समय से शुरुआत हुआ था, क्योंकि इस समय एक सिस्टम बन के आया था जिसका नाम था वर्ण सिस्टम। तो इसमें क्या था, इसमें भारत में जितने भी संप्रदाय हैं इनको 4 कास्ट में क्या 4 वर्ण में बांटा गया था। मेन जो 4 वर्ण था ये था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये शुरुआत में जो भी वर्ण सिस्टम को बनाया गया था, इनके पीछे जो कारण था, ये कारण था ऑक्यूपेशन, मतलब जो जिस तरह का काम करते हैं उनके अकॉर्डिंग उनके वर्ण को बनाया गया था। शुरुआत में ये फ्लेक्सिबल था, मतलब कोई भी अपने ऑक्यूपेशन को चेंज कर सकता था। बाद में यही वर्ण सिस्टम हेरिडिटरी हो गया था, खास करके जब धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रास का पीरियड आया, जैसे कि मनु संहिता का रचना हुआ और उसके बाद दिखाया गया जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेगा उनको ब्राह्मण का काम ही करना पड़ेगा। जैसे कि ब्राह्मण का काम क्या था, एक तो नॉलेज देना, मतलब शिक्षा देना, दूसरा पूजा करना। इसके बाद आ जाते हैं क्षत्रिय, जिसका काम था देश का रक्षा करना, लड़ाई करना। इसके बाद आ जाते हैं वैश्य, जिनका काम था खेती बाड़ी करना, मतलब एग्रीकल्चरिस्ट, और साथ साथ ट्रेडिंग करना, किसी तरह का बिजनेस व्यापार करना। और लास्ट आ जाते हैं शूद्र, और शूद्र के साथ ये बताया गया था आपको ऊपर का जो 3 वर्ण है, जो पिरामिड के 3 हिस्से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों वर्ण का सेवा करना है। और यहीं से कहीं ना कहीं जगह में एक तरह का सेग्रीगेशन शुरू हुआ, और शुरुआती दौर पे इन ब्राह्मणों ने इनको बताया गया ये जो भी वर्ण सिस्टम है ये हमने नहीं बनाए हैं, ये भगवान का देन है, इट इज द डिवाइन, आपको ये मानना पड़ेगा क्योंकि ये सारे चीज भगवान के द्वारा बनाया गया है। दूसरा बात, ब्राह्मण ने उस समय के जो राजाओं थे उनको भी कन्विंस किया, उनको बोला गया आप भी इसको मानिए और आपके एम्पायर में जो भी लोग रहते हैं उनको मानने के लिए फोर्स कीजिए। और धीरे धीरे इस तरह का वर्ण सिस्टम पूरे समाज में प्रिवेलेंट हो गया। खास करके अगर हम भारत के इतिहास में 600 BC से 600 CE का पीरियड को देखते हैं तो हमें इस तरह का वर्ण सिस्टम हमें देखने को मिल जाते हैं। तो धीरे धीरे हम देखेंगे यही वर्ण सिस्टम मेडिवल पीरियड में किस तरह से चेंज हुआ, क्या अगर परिवर्तन हुआ, क्योंकि आप जानते हैं 712 CE इस पीरियड में इस्लाम भारत में एंट्री हुआ इस्लाम का। और उसके बाद क्या हुआ, 1206 में फर्स्ट दिल्ली सल्तनत का शुरुआत हुआ। और इसके बाद किस तरह से भारत के संस्कृति के साथ एक अलग संस्कृति का मेल बंधन हुआ, और उस समय जो लोअर कास्ट था उसका स्टेट क्या था, उसका स्टेटस क्या था, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से भारत में ये वर्ण सिस्टम पूरा फैल गया था। शुरुआत में ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल था, जो जिस तरह का काम करना पसंद करते थे, क्या काम करने का क्वालिटी था, उनके अकॉर्डिंग ही उनके वर्ण व्यवस्था बनाया गया था। बट धीरे धीरे ये और ज्यादा रिजिड होना शुरू हुआ, और एक समय आ गया जहां पर इनको हेरिडिटरी कर दिया गया, मतलब ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा तो ब्राह्मण का काम करना होगा, अगर क्षत्रिय परिवार में जन्म होगा
तो वो क्षत्रिय बनेगा, और वैश्य का परिवार में जन्म होगा तो वैश्य बनेगा, और शूद्र परिवार में जन्म होगा तो शूद्र बनेगा। इसके अलावा एक और ग्रुप, एक फिफ्थ कैटेगरी भी मेंशन होना शुरू हुआ, जिसको हम लोग दलित और अनटचेबल्स भी कहते हैं, और इनके साथ भी बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ उस पीरियड में। और धीरे धीरे इस वर्ण सिस्टम के चलते भारत में एक कास्ट स्टेटस बन गया, और जिसमें एक तरह का कास्ट पिरामिड हम लोग देख सकते हैं। और शुरुआत में बहुत कुछ सही चल रहा था, बट जब ये हेरिडिटरी बन गया तब से प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। एक बुक का नाम काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि उस समय के इतिहास अगर आप देखते हैं तो उस इतिहास के लिए इस बुक्स का इंपॉर्टेंस आपको मानना पड़ेगा। ये एक धर्मशास्त्र है जिसका नाम है मनुस्मृति। इस बुक्स में ये दिखाया गया किस तरह से ये वर्ण सिस्टम पूरा भारत में फैल गया, और ये सबके लिए मैंडेटरी कर दिया गया। और इसके चलते ये बुक्स को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी आज के दिन में बहुत सारे हिस्टोरियंस करते हैं। खास करके मनुस्मृति में ये कहा गया है, जो उस समय के अनटचेबल्स था, दलित थे, उनके लिए काफी नियम बनाया गया था। खास करके गांव के बाहर रहना, उनके लिए सोशल एक तरह का एक्सक्लूजन का नियम बना के रखना, उनके लिए ड्रेस कोड अलग से रखना, उनको बाहर निकलने के लिए अलग से टाइम मेंटेन करना, इस तरह का बहुत सारे नियम करके समाज में उनके साथ काफी भेदभाव किया गया। और ये सारे चीज हम लोग मनुस्मृति बुक्स में भी देख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था इस पीरियड में, और धीरे धीरे बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ, तो इसमें काफी जो भारत के लोअर कास्ट हिंदू था वो धीरे धीरे बुद्धिज्म में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। इसके पीछे का जो रीजन था, इसके पीछे का जो कारण था, इसमें सबसे बड़ा कारण ये था, बुद्धिज्म में किसी तरह का कास्ट सिस्टम नहीं था। यहाँ पर एक इक्वालिटी का जो सोच था, इस सोच को मानते हुए बहुत सारे लोग उस समय धीरे धीरे बुद्धिज्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, और कुछ ही दिन के अंदर बुद्धिज्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। खास करके जब भारत में राजा अशोक था, उनके टाइम में बुद्धिज्म को काफी ज्यादा प्रमोशन मिला। और जैसे कि आपको बताया था, 1206 में भारत में दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ, और इस पीरियड के थोड़ा बाद से भारत में एक तरह से सूफी और भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ। भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट भारत के धर्म के लिए और कास्ट सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि ये एक ऐसा सोच लेके आया था जिसमें सभी धर्म को इक्वल बताया गया है, जहां पर एक तरह का सोच रखा गया है, जो सोच किसी भी धर्म के कोई भी लोग, किसी भी जाति का कोई भी लोग उस तरह से भगवान का नाम ले सकते हैं। इस समय का कुछ भक्ति धर्म का कुछ संत के बारे में हम लोग बोल सकते हैं, जैसे गुरु नानक जी, कबीर जी, रामदास जी, श्री चैतन्य देव जी। ये सब प्रमुख थे जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित किया। इसी बात पे यहाँ पर कोई किसी तरह का कास्ट सिस्टम नहीं देखा गया था, सीधा सीधा शुद्ध मन से भगवान का प्रे करने के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। तो बात करते हैं किस तरह से ब्रिटिश पीरियड में भारत में जो कास्ट सिस्टम था इसका परिवर्तन हुआ। ब्रिटिश भारत में आने के बाद काफी चीजों में परिवर्तन आया था, जैसे कि इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में, इसके अलावा पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेशन और साथ साथ हमारी सोसाइटी में। खास करके जो बहुत पुराने भेदभाव था, कास्ट के बीच में जो सेग्रीगेशन था, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। इस समय ब्रिटिश ने सेंसस भी शुरुआत किया था, और जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आ गया, जो पुरानी संस्कृत बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को हटाया गया, यहाँ पर एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम आने के चलते धीरे धीरे सोशल स्टेटस में भी परिवर्तन हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ। बट ब्रिटिश को जब लगा इसी कास्ट सिस्टम के माध्यम से कहीं ना कहीं जगह में इंडिया का यूनिटी को तोड़ सकते हैं, तो ब्रिटिश ने ये कास्ट को भी एज ए रोल प्ले किया।
खास करके हम लोग देखेंगे जब बात आती है सेपरेट इलेक्टोरेट का, तो ब्रिटिश ने उस समय सेपरेट इलेक्टोरेट इसलिए लेके आया जहां भारत में बहुत सारे अलग अलग कास्ट और अलग अलग रिलीजन के बीच में एक तरह का भेदभाव क्रिएट हो, जिसमें यूनिटी ना बन पाए। और इसके साथ साथ हम देखेंगे ब्रिटिश का ये भी एक तरह का एम था, हिंदू हो क्या मुस्लिम हो क्या कोई भी लोअर कास्ट का हो, उसको किस तरह से क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो ये भी एक तरह का ब्रिटिश पीरियड में हम लोग देख सकते हैं। जब भारत में कॉलोनियल पीरियड चल रहा था तो इस समय कुछ सोशल रेवोल्यूशन भी हम देख पाए हैं। कुछ ऐसा सोशल रिफॉर्मर था जिन्होंने कास्ट बेस्ड सोसाइटी को चेंज करने के लिए कोशिश किया, जिसमें ज्योतिबा फुले का नाम बहुत ज्यादा आते हैं। इन्होंने वुमेन एजुकेशन और खास करके जो छोटे कास्ट के लोग हैं उनको प्रायोरिटी देने का कोशिश किया। इन्होंने सत्या साधक समाज बनाए और जहां पर इक्वल राइट का बात हुआ, जो पीजेंट्स हैं और लोअर कास्ट है इनको इक्वालिटी देने का भी मांग होना शुरू हुआ। इन्होंने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी अपोज किया था, क्योंकि इनका कहना था अगर एजुकेशन प्रमोट नहीं किया जाए वुमेन और लोअर कास्ट के बीच में तो सोसाइटी में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगा, सोसाइटी में कभी भी बैलेंस नहीं आएगा। इस पीरियड में हम देख सकते हैं जैसे कि गांधी जी का एक बहुत बड़ा रोल था। गांधी जी ने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था उसी समय उन्होंने ऑब्जर्व किया इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो बड़े लीडर्स हैं, जो मेन लीडर्स हैं, वो अपर कास्ट ग्रुप का है। कहीं ना कहीं जगह में लोअर कास्ट ग्रुप के बहुत सारे लीडर्स का कमी होना गांधी जी ने महसूस किया और इन्होंने कांग्रेस के सभी बड़े लीडर्स को एडवाइस किया जब तक हम लोअर कास्ट के लोगों को अपने साथ एक लाइन में नहीं खड़ा करते हैं, एक साथ अगर इक्वालिटी नहीं करते हैं तो भारत का आजादी 100 साल में भी मिलना पॉसिबल नहीं है। इन्होंने उस समय के जो दलित थे, अनटचेबल्स थे, उनको सन ऑफ गॉड और हरिजन का नाम दिया। एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश करना शुरू किया और इनको सम्मान देना शुरू किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल गांधी जी ने उस समय प्ले किया था। इस पर्टिकुलर मूवमेंट में जब ब्रिटिश पीरियड चल रहा था काफी सोशल रिफॉर्मर था जिन्होंने इंडिविजुअली कास्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा इक्वल राइट्स देने का कोशिश किया। ऑलरेडी मैंने ज्योतिबा फुले के बारे में बताया है जिन्होंने सत्या साधक समाज बनाया था 1873 में। और इसके अलावा श्री नारायणा गुरु जो केरला से थे, इन्होंने भी एडवोकेटेड यूनिटी एंड इक्वलिटी फॉर एजावास और इन्होंने फॉर्मेशन भी किया था SNDPY का, जिससे लोगों को मंदिर के अंदर एंट्री मिले, क्योंकि कुछ ऐसे भी भारत में मंदिर था जहां पर कुछ पार्टिकुलर कम्युनिटी को एंट्री नहीं मिलता था। इसके साथ अगर देखा जाए BR अम्बेडकर जिन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया था, इन्होंने भी भारत में इस तरह का जो कास्ट सिस्टम है जहां पर सेग्रीगेशन चलता है, जहां पर एक कास्ट दूसरे कास्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं, इनके खिलाफ अम्बेडकर जी ने भी काफी लड़ाई किए थे। इनके साथ EV रामास्वामी पेरियार, इन्होंने भी सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया था 1925 में, जिसका काम ही था एंटी कास्ट जो प्रिंसिपल्स है, जहां पर अपर कास्ट ने कुछ नियम बनाया और जो लोअर कास्ट को मानना होगा, इसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। इनके साथ अगर देखेंगे कुछ मेजर कैंपेन्स भी हुआ था इस पर्टिकुलर मूवमेंट में, जैसे कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स, एजुकेशन को लेके भी काफी ज्यादा मूवमेंट्स हुआ था, जिससे लोअर कास्ट को और ज्यादा इक्वालिटी दिया जाए और किसी तरह का सेग्रीगेशन को खत्म कर दिया जाए। 1947 देश को आजादी मिल गया और आजादी मिलने के बाद जब देश के संविधान बन रहा था उस समय सबसे बड़ा एक महान काम हो गया, यह है आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो भारत में कास्ट सेग्रीगेशन था, कास्ट को लेके जो भेदभाव था, उनको सरकार के तौर पे पूरे खत्म कर दिया गया। बट आज भी
हम लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं जगह में कुछ ऐसे नैरो माइंडेड लोग हैं जो अभी भी किसी न किसी कास्ट ग्रुप को सेग्रीगेशन करने का कोशिश करते हैं, कभी ना कभी उनको दबाने का कोशिश करते हैं। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी है जो इस तरह का कास्ट सिस्टम को पॉलिटिक्स के अंदर घसीट के ले आने का काम करते हैं, वो फायदा उठाने का कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जो इलेक्टोरल स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं और उसमें खास करके जो कास्ट जिस एरिया में डोमिनेंट है उसी कास्ट के कैंडिडेट को उस एरिया में नॉमिनेट करते हैं जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। कभी कभी कुछ ऐसे भी कास्ट बेस्ड लीडर हैं जो वोटर को मोबिलाइज करते हैं, जाके वोटर्स को ये बोलते हैं मैं इसी कास्ट ग्रुप से हूं तो आपको हमें वोट देना चाहिए। ये चीज भी आज भी मॉडर्न इंडिया में हम लोग नोटिस करते हैं। कभी कभार कैंडिडेट सिलेक्शन के समय भी डेमोग्राफी को देखा जाता है, ये कैंडिडेट किस कास्ट का है और किस कास्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और जहां पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं वहां पर उसी कास्ट में कितने ज्यादा लोग हैं। गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में भी कास्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। साथ साथ हम लोग ये भी कहेंगे भले ही कास्ट सिस्टम खत्म हो चुका है, भले ही कास्ट सिस्टम के अंदर सेग्रीगेशन खत्म हो चुका है, भले ही अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया है, बट आज भी बहुत सारे लोगों का नैरो माइंडेड एक तरह का सोच कास्ट सिस्टम के बारे में है। और हम देख सकते हैं कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जो पर्टिकुलर कास्ट और धर्म को लेके पॉलिटिक्स करते हैं, जो बंद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तभी जाके देश में सोसाइटी में एक बैलेंस आएगा, एक इक्वालिटी का भाव पैदा होगा और सबके बीच में एक यूनिटी का क्रिएशन होगा। धन्यवाद सभी को। रिक्वेस्ट करूंगा सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा लाइक एंड कमेंट कीजिए।